हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आईसीटी स्किल्स। ये एआई का एक बहुत ही लेंदी चैप्टर है, बहुत ही लंबा है बट आसान है। अगर मैं इसको समझाऊंगी तो आप लोग को ये बेटर समझ में आएगा। आई नो बहुत लोगों का एग्ज़ाम हो चुका है और उसके बाद मैं ये वीडियो डाल रही हूँ। आई एम वेरी सॉरी। जिन लोगों का एग्ज़ाम हो गया और जिनका अभी बचा है उन सभी को मेरा गुड लक एंड ऑल द वेरी बेस्ट। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। आप देखेंगे तो आईसीटी जो होता है वो दो वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बना है, आईटी प्लस सीटी, मतलब आईसीटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईसीटी जो होता है दैट इज़ द यूज़ ऑफ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्किंग टू ट्रांसमिट, स्टोर, एक्सेस एंड रिट्रीव द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो, मल्टीमीडिया इन अ डिजिटल प्लेटफॉर्म। अब आप कहोगे ये डेफिनेशन तो बुक में लिखी है, तो डेफिनेशन को हम चेंज नहीं कर सकते, तो इसलिए हमें यही वाली डेफिनेशन देखनी है। इसका एक्सप्लेनेशन है कि जो आईसीटी है वो होता है यूज़ ऑफ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्किंग। हार्डवेयर कंपोनेंट्स जैसे कि मॉनिटर्स, सीपीयू, सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स यानी कि ऐप्स, और नेटवर्किंग मतलब कि इंटरनेट या नेटवर्क। तो इनका यूज़ करना ट्रांसफ़र करने के लिए, स्टोर करने के लिए, एक्सेस या फिर रिट्रीव, मतलब एक्सेस और रिट्रीव एक ही चीज़ है। तो ट्रांसफ़र या स्टोर या एक्सेस करने के लिए क्या चीज़, इंफॉर्मेशन, टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो, मल्टीमीडिया के फॉर्म में उसको ऑब्टेन करने के लिए इन द डिजिटल प्लेटफॉर्म। काफ़ी क्लियर डेफिनेशन है। बेसिकली आप इसमें क्या करते हैं कि हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और नेटवर्किंग यही सब मिला के एक कंप्यूटर सिस्टम बनाते हैं। तो जो हमारा कंप्यूटर रहता है उसका यूज़ करके जब आप किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को स्टोर कर लें या एक्सेस कर लें या फिर शेयर कर दें किसी को इन द फॉर्म ऑफ किसी भी फॉर्म में, या फिर टेक्स्ट, ग्राफिक्स, इमेज, जीआईएफ, वीडियो, मल्टीमीडिया, ऑडियो, म्यूज़िक, कुछ भी, वो भी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म में। बस आपको ये क्लियर हो गया होगा। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि आप इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर रहे हैं नेटवर्क का यूज़ करके, चाहे वो वायर्ड हो या वायरलेस हो। और आईटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि आप हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी का यूज़ करके इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर पा रहे हैं। आईसीटी का यूज़ पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में हम कर सकते हैं। इसका क्या काम रहता है? आईसीटी का पर्सनल लाइफ में रोल ये है कि वो हमारी शॉपिंग में हेल्प कर सकता है। कैसे? ई शॉपिंग का यूज़ करके। कम्युनिकेशन में हेल्प कर सकता है, चाहे ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंस, वीडियो कॉल से। एंटरटेनमेंट में हेल्प कर सकता है, जो सीरीज़ और मूवीज़ रहती हैं उसका यूज़ करके। एजुकेशन में हेल्प कर सकता है, ऑनलाइन डिग्री प्लेटफॉर्म्स पे या फिर किसी कोर्स में एनरोल करने के लिए। मैं भी जल्द ही कोर्सेज़ अपने चैनल पे लॉन्च करने वाली हूँ, तो आप लोग भी उनमें एनरोल कर सकते हैं। आई विल नोटिफाई यू अबाउट दैट। देन हेल्थ केयर, मतलब जैसे रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट होता है ना, तो उसमें क्या करते हैं कि वो मशीन्स का यूज़ करके किसी भी प्रॉब्लम को, किसी डिजीज़ को डायग्नोस कर सकते हैं, तो डायग्नोसिस पर्पस के लिए। सोशलाइजिंग, मतलब आप अपने रिलेटिव्स के बर्थडेज या इवेंट्स का रिमाइंडर सेट कर सकते हैं। और आप सोशल कनेक्शन वेबसाइट्स पे भी जा सकते हैं, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, ये सारी चीज़ें। देन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब आप इंफॉर्मेशन को गेन कर सकते हैं। जितने भी तरह की इंफॉर्मेशन है आप उसे गेन कर सकते हैं। जैसे आजकल जो पढ़ाई मैक्सिमम बच्चे करते हैं वो ऐसे टूल्स का यूज़ करते हैं, तो उसको कहते हैं स्मार्ट स्टडी। फिर प्रोफेशनल लाइफ में कैसे हेल्प कर सकता है कि मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स कर सकते हैं आप। मतलब कि अगर कोई कंपनी है तो उसके एम्प्लॉयज़ के रिकॉर्ड्स का मेंटेनेंस कर सकते हैं टूल्स का यूज़ करके, सॉफ्टवेयर टूल्स जैसे एक्सेल वगैरह होगा ना, एक्सेल, स्प्रेडशीट। ई कॉमर्स, मतलब कि प्रोडक्ट्स को बाय एंड सेल करने वाली चीज़ें। ई बैंकिंग क्या होता है कि ऑनलाइन बैंक्स जिसमें नए अकाउंट बना सकते हैं, ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ये हमारी कंट्री की इकोनॉमी के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। हैंडल अकाउंट्स,
अकाउंट्स को हैंडल करने में भी हेल्पफुल है। जैसे अकाउंट्स होते हैं ना, तो उसमें प्रॉफिट और लॉस की शीट्स बनाना, उस चीज़ में भी हेल्पफुल रहता है ये। आईसीटी टूल्स मतलब वो चीज़ें जिससे आप आईसीटी को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि कंप्यूटर, आप उसमें वो सारे काम कर सकते हैं जिससे कि आप इंफॉर्मेशन को गेन, एक्सेस, स्टोर, रिट्रीव, जो हमने पहले पढ़ा था वो कर सकते हैं। रेडियो और टीवी से कर सकते हैं, इंटरनेट और ईमेल से कर सकते हैं, स्मार्टफोन और टैबलेट से कर सकते हैं। यस, स्मार्टफोन और टैबलेट्स को हम जेन एक्स, जेन जी, ठीक है, जेन एक्स गैजेट्स कहते हैं। रेडियो टेलीविज़न से एडवर्टीज़मेंट होते हैं, गवर्नमेंट की अवेयरनेस प्रोग्राम्स के बारे में बताया जाता है, ऑनलाइन शॉपिंग भी होती है, पब्लिक इंट्रैक्शन इसको हम कह सकते हैं। अब आईसीटी के जो होते हैं वो 6 कंपोनेंट्स होते हैं। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मैंने इसको क्लब कर दिया जिससे आपको याद करना आसान हो। हार्डवेयर का उल्टा सॉफ्टवेयर, डेटा के साथ इंफॉर्मेशन, प्रोसीजर के साथ पीपल, P&P। आईसीटी में मतलब आईसीटी का यूज़ करने के लिए आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है? तो सबसे पहले आपको हार्डवेयर की ज़रूरत है, फिर सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है, फिर एक नेटवर्क की ज़रूरत है जो पीपल प्रोवाइड करेंगे। प्रोसीजर मतलब इस डेटा को और इस इंफॉर्मेशन को शेयर करना या फिर मेथड्स का यूज़ करना जिससे आप इन लोगों को ये चीज़ें शेयर कर सकते हैं यूजिंग द प्रोसीजर्स। तो डेटा और इन्फॉर्मेशन, डेटा मतलब अनप्रोसेस्ड रॉ फॉर्म ऑफ, मतलब रॉ होता है ये, एंड इन्फॉर्मेशन जो होता है वो प्रोसेस्ड डेटा होता है। डेटा हमारा इनपुट होता है और इन्फॉर्मेशन हमारा आउटपुट होता है। अब इस चैप्टर में एक बहुत अच्छी चीज़ दी गई है जिसको हम कहते हैं व्हाट इज़ कंप्यूटर। जैसे कि हमें पता ही नहीं था कंप्यूटर क्या होता है, इतने सालों से हम कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं, बट इसके जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो उसको हम लोग देख लेते हैं। कंप्यूटर की एक सिंपल सी डेफिनेशन है जो आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने आपको ये एक माइंड मैप के फॉर्म में बता दिया है। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ये तो हम जानते हैं, जो क्या करता है, आईपीओ साइकिल को फॉलो करता है। आईपीओ मतलब इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। तो कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। मैं यहीं पे आपके सामने डेफिनेशन बना रही हूँ सिर्फ इन 3 कीवर्ड्स का यूज़ करके। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच फॉलोज द आईपीओ साइकिल। इसको आप थोड़ा और इलाबोरेट कर सकते हैं। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस that takes input from the user, processes it in a desired way and creates an output in the specific format। कंप्यूटर हमारा 2 चीज़ें होती हैं जो हम लोग अब तक इतनी वीडियो तक हम लोग कई बार बोल चुके हैं, जिसको हम कहते हैं हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। आई नो फ्रेंड्स, आपको ये चीज़ें पता है, बट इसको पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। हार्डवेयर होता है वो सारे फिजिकल कंपोनेंट्स कंप्यूटर के जिनको हम टच कर सकें या फिर फील कर सकें या फिर देख सकें, उसे कहते हैं हार्डवेयर। जैसे कि कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, ठीक है। सॉफ्टवेयर जो होता है वो हम लोग अब तक हमेशा से पढ़ते आए हैं कि सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। सॉफ्टवेयर या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं। तो इट इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू परफॉर्म एनी टास्क यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं जिसका यूज़ करके आप खुद ही से इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं। सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू अ कंप्यूटर इन ऑर्डर टू complete a task and it is written in a specific programming language. This is called a software. अब सॉफ्टवेयर हमारा फर्दर 3 तरीके का होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का एक सिंपल सा काम है जिसको हम लोग कहते हैं हाउस कीपिंग। इसका फंक्शन होता है हाउस कीपिंग। हाउस कीपिंग का मतलब आप जानते हैं ना, जो क्लीनिंग का काम कर दे या फिर फंक्शनिंग में हेल्प करे। तो जैसे कि डिस्क क्लीनअप, डिस्क डिफ्रैगमेंटर, इन सब का काम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का होता है। जो कुछ भी अगर इननेसेसरी फाइल्स हैं कंप्यूटर के अंदर तो उसको रिमूव करना, हाउस कीपिंग के फंक्शंस को परफॉर्म करना, डिस्क को क्लीन करना, डिफ्रैगमेंट करना, जो कि कंप्यूटर की बेटर फंक्शनिंग में हेल्प करे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर जिसको किसी स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा जाए किसी सर्टेन टास्क को परफॉर्म करने के लिए। तो इसमें 2 ही कीवर्ड आपको मिलेंगे, टास्क और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सिस्टम सॉफ्टवेयर फर्दर हमारा 2 तरीके का होता है। किसी भी चीज़ का इन डेप्थ अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। देन इज़ द सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है?
जो कंप्यूटर के बैकग्राउंड में काम करता है। मतलब कंप्यूटर सामने चल रहा है लेकिन काम जो पीछे बैकग्राउंड में चल रहा है, जिससे कि कंप्यूटर का हार्डवेयर और एप्लीकेशन मैनेज हो पा रहा है और अदर सॉफ्टवेयर्स को काम करने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, उसको कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ये कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। जनरली जो होता है ये हमारे डेवलपर के साइड से आता है। जो डेवलपर्स होते हैं वो इस तरीके की चीज़ें बनाते हैं जिससे कि आपका जो कंप्यूटर है वो अच्छे से फंक्शन कर सके। और इसका एक टाइप होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम एंड लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, यानी कि ओएस। ओएस कंट्रोल कर सकता है, मैनेज कर सकता है और ऑपरेट कर सकता है जितने भी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर के और डिवाइसेस। मतलब ओएस वो मेन एरिया है। इट इज़ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल्स, मैनेजेस एंड ऑपरेट्स ऑल द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स एंड डिवाइसेस। इसके एग्जांपल्स में आपको मिल जाएगा विंडोज़, जो मैक्सिमम लोगों के पास होता है, iOS, लिनक्स, यूनिक्स, मैक ओएस और एंड्रॉयड। लैंग्वेज ट्रांसलेटर की बात करें तो आपने पढ़ा होगा, जब आपने देखा होगा जब आप प्रोग्रामिंग करते थे तो आप यूज़ करते थे ना कंपाइलर, इंटरप्रेटर। आप मेरी जावा और बेसिक 256 और पाइथन की वीडियोस देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये क्या चीज़ें होती हैं। तो कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर जो कि हमारे कंप्यूटर में लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने का काम करते हैं। जैसे जो हाई लेवल लैंग्वेज में आप प्रोग्रामिंग करते हैं वो बाइनरी में कन्वर्ट होता है इन्हीं का यूज़ करके, जिससे कंप्यूटर को समझ में आता है कि हमें क्या करना है। अगेन हम लोग इसमें बात कर रहे हैं आईपीओ साइकिल की, और इसमें एक और आ गया है आईपीओएस यानी कि स्टोरेज। तो आईपीओ मतलब इनपुट देना, दैट इज़ द रॉ डेटा जो कि आप प्रोसेसिंग के लिए देते हैं। ये टेक्स्ट में हो सकता है, नंबर में हो सकता है, ग्राफ में या फिर किसी भी फॉर्म में हो सकता है, और इसको इनपुट डिवाइसेस का यूज़ करके कंप्यूटर में भेजा जाता है। प्रोसेस मतलब कंप्यूटर का वो प्रोसेस जो सीपीयू परफॉर्म करता है, वो अनप्रोसेस्ड डेटा को प्रोसेस डेटा में कन्वर्ट करता है, यानी कि डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने का काम इसका ही है। आउटपुट क्या है, ये इंफॉर्मेशन होती है जो डिस्प्ले कराई जाती है आउटपुट डिवाइसेस पर। और स्टोरेज क्या है, फाइनली जब सब कुछ इनपुट प्रोसेस आउटपुट हो जाएगा, आपको आउटपुट मिल जाएगा, तो या तो डेटा या तो इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने का जो प्रोसेस होता है उसको आप कहते हैं स्टोरेज। अब इसमें बेसिकली एक छोटी सी हेडिंग दी गई है, बार बार एक ही चीज़ बताई जा रही है आईपीओ साइकिल के बारे में। आईपीओ साइकिल का मतलब होता है इसमें 5 स्टेप्स होते हैं। तो जो 5 स्टेप्स हैं उसमें जो फर्स्ट स्टेप होता है ना, वो होता है इनपुट। पहले आपने इनपुट दिया कंप्यूटर को इनपुट डिवाइस का यूज़ करके, फिर डेटा गया सीपीयू के पास प्रोसेस होने के लिए। एक बार वो प्रोसेस हो गया उसके बाद जो आउटपुट है वो डिस्प्ले हुआ यूज़र को आउटपुट डिवाइसेस का यूज़ करके। फिर कभी कभी वो हमारे कंप्यूटर पे स्टोर हो जाता है क्योंकि हम उसे स्टोर करना चाहते हैं स्टोरेज डिवाइसेस पे या फिर कुछ और एक लास्ट एडिशनल स्टेप है, कभी कभी जो आउटपुट आया है वो नेक्स्ट स्टेज के लिए एक इनपुट का काम करता है। मतलब कि जैसे आप मान लीजिए यहाँ पे स्टेजेस होती, स्टेज 1 और स्टेज 2। तो ये एक कह सकते हैं ना फ्लो ऑफ डेटा फ्लो। तो स्टेज 1 में आपने इनपुट दिया, वो आउटपुट में कन्वर्ट हुआ, और आउटपुट में कन्वर्ट होने के बाद यही आउटपुट दूसरे स्टेज के लिए इनपुट बन गया, और उसके बाद इसका आउटपुट आया जो आपका फाइनल आउटपुट था। कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो वो होती है स्पीड, एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी, स्टोरेज एंड वर्सेटाइलिटी। स्पीड हमेशा कंप्यूटर की जो होती है उसकी एक यूनिट होती है जिसको हम कहते हैं हर्ट्ज़। जो फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है ना, वही वाली। तो हर सेकेंड एक साइकिल, इसको कहते हैं हर्ट्ज़। तो ये होती है कंप्यूटर की स्पीड, ये उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक है। एक्यूरेसी, कंप्यूटर बहुत ही सारे टास्क परफॉर्म कर सकता है, वो भी हाई एक्यूरेसी, कम एरर्स के साथ। एरर्स उसकी जो होती हैं वो बहुत ही कम होती हैं, मिनिमल एरर्स होती हैं, और हाई प्रिसीजन होता है। टास्क को काफ़ी एक्यूरेसी के साथ परफॉर्म करता है। रिलायबिलिटी मतलब कंसिस्टेंट है, ये पूरी तरह से हम इस पर रिलाय कर सकते हैं, पूरी कंसिस्टेंसी के साथ ये काम करता है, कभी थकता नहीं है, यानी फैटीग जैसी प्रॉब्लम्स कंप्यूटर को तो नहीं आने वाली, तो जिसकी वजह से ये डिपेंडेबल हो जाता है। स्टोरेज
मतलब इसमें एक लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, बल्क ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हैं, जिसको आप स्केलेबिलिटी कह सकते हैं, और उसको क्विक एक्सेस और रिट्रीव कर सकते हैं। वर्सेटैलिटी की बात करूँ तो यहाँ पे क्या होता है, मल्टीटास्किंग फीचर आ जाता है। मल्टीटास्किंग मतलब बहुत सारे काम हमारा कंप्यूटर एक साथ परफॉर्म कर सकता है सॉफ्टवेयर को चेंज करके। सो फ्रेंड्स, मैं आपको इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में साथ में बताऊंगी, क्योंकि ये टॉपिक लंबे हैं, इसको तुरंत ही ख़त्म कर लेते हैं। कीबोर्ड को आप कह सकते हैं कि ये एक स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है। कभी आपके पास कोई भी MCQ आए तो आप कह सकते हैं कि कीबोर्ड जो होता है वो स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है। इसमें बहुत तरह की कीज़ होती हैं, जैसे फंक्शन, कमांड, नेविगेशन, कंट्रोल, विंडोज़, पंक्चुएशन, न्यूमेरिक कीज़। 12 फंक्शन कीज़ होती है कीबोर्ड के अंदर। माउस जो होता है वो एक इनपुट डिवाइस भी है और एक पॉइंटिंग डिवाइस भी है। कभी आपसे MCQ में पूछा जाए तो आप कह सकते हैं विच इज़ द पॉइंटिंग डिवाइस, माउस इज़ द पॉइंटिंग डिवाइस। माउस में ये 3 बटन्स होते हैं और इसके बहुत सारे फंक्शन होते हैं, जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप, हॉवरिंग। हॉवरिंग का मतलब होता है बिना क्लिक किए कर्सर को इधर उधर मूव करना, और आइटम्स को मूव करने के लिए भी ये बहुत हेल्पफुल है। अभी माउस के बारे में आगे चैप्टर में दिया है, वो हम लोग देख लेंगे। स्कैनर होता है जो फिजिकल डॉक्यूमेंट्स को डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है, और प्रिंटर सेम इसका ऑपोजिट काम करता है। प्रिंटर हमारा जो डिजिटल चीज़ें होती हैं, डिजिटल कंपोनेंट्स, उसको फिजिकल डॉक्यूमेंट्स यानी कि हार्ड कॉपी में कन्वर्ट कर देता है। लाइट पेन जो होता है, लाइट पेन का मतलब होता है स्टाइलस, समझ सकते हैं आप। स्टाइलस का मतलब होता है जिससे आप ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉ या सिलेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। एक पेन लाइक डिवाइस है। टच स्क्रीन होता है टैबलेट, आप समझ सकते हैं, जिस पे आप मतलब टच करके चीज़ों को मूव कर सकते हैं। बहुत सारे टच स्क्रीन लैपटॉप्स आ गए हैं, वो थोड़े कॉस्टली होते हैं, लेकिन वो अलाउ करते हैं यूज़र को स्क्रीन के साथ इंटरेक्ट करने के लिए यूजिंग टच। माइक्रोफोन जो होता है वो ऑडियो इनपुट ले सकता है या फिर वॉइस रिकग्निशन कर सकता है, कम्युनिकेशन में हेल्प कर सकता है, रिकॉर्डिंग में हेल्प कर सकता है। बारकोड रीडर जो होता है वो बारकोड जो रहते हैं ना, जैसे आप जब जाते होंगे मॉल्स में तो बिलिंग काउंटर पे वो बारकोड को स्कैन कर रहे होते हैं, तो जो डिवाइस वो यूज़ करते हैं जिसमें से एक रेड बीम निकलती है, उसको कहते हैं बारकोड रीडर। वो बारकोड को रीड करके उस प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं। MICR जो होता है उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन। ये बैंक के चेक्स में हेल्पफुल रहता है। जैसे कि आपके जो बैंक के चेक्स रहते हैं उसमें कुछ कोड्स होते हैं, ऐसे कोड जिसको कोई नॉर्मल इंसान नहीं समझ सकता, तो जो कोड और कैरेक्टर होते हैं उसको MICR रीड कर लेता है और उसका पीछे का जो डेटा है वो रिवील कर सकता है। डिजिटल कैमरा भी होता है जो कैमरा से फ़ोटोज़ खींच सकता है, क्लिक कर सकता है फ़ोटोज़ को, इमेजेस को या वीडियोस को, उसको डिजिटल फॉर्मेट में स्टोर करने में हेल्पफुल होता है ये। हम लोग बात कर लेते हैं मॉनिटर की। मॉनिटर को हम वीडियो भी कहते हैं। वीडियो क्या होता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, जो कि हमें आउटपुट दिखाता है विजुअल फॉर्मेट में। याद रहे ये आपका आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि इस पे आपको बाहर से मतलब जो भी आपने इनपुट डाला है वो आपको आउटपुट देता है उस चीज़ का। आप सोचोगे कि मॉनिटर इनपुट भी तो हो सकता है, क्योंकि आप मॉनिटर पे ही इनपुट डालते हैं। जैसे अगर आपको कोई नंबर एंटर करना है, गूगल सर्च में जाना है, तो वो मॉनिटर पे ही शो होता है। तो मॉनिटर का जो प्राइमरी फंक्शन है वो आउटपुट डिवाइस वाला ही है। इनपुट वो तब होगा ऑन द कंडीशन जब मॉनिटर हमारा टच स्क्रीन हो जाए। अगर हमारा मॉनिटर टच स्क्रीन एनेबल कर रहा है देन इट कैन बी कॉल्ड एन इनपुट डिवाइस। फिर हम लोग बात करेंगे प्लॉटर। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग्स बनाने में हेल्प करता है, जिसमें बहुत ज़्यादा नहीं, कभी कभी होता है ना लार्ज स्केल हाई प्रिसीजन की ग्राफिक्स ड्रॉ करनी रहती है, तो वो प्लॉटर की हेल्प से किया जाता है। स्पीकर जो होता है वो जस्ट माइक्रोफोन का उल्टा है, यानी कि वो हमें आउटपुट में साउंड देता है। और ऑडियो जो कंप्यूटर में से आती है। प्रोजेक्टर क्या होता है, ये कंप्यूटर की स्क्रीन को बड़ा कर देता है, मतलब कि कंप्यूटर की स्क्रीन को किसी लार्ज सरफेस पर आप व्यू कर सकते हैं प्रेजेंटेशंस वगैरह करने के लिए।
अब हम आ जाते हैं CPU, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। CPU होता है कंप्यूटर का दिमाग, हम कह सकते हैं कंप्यूटर्स ब्रेन। ये क्या करता है, इसका एक ही काम है, ये प्रोसेस करता है डेटा को। एक ही काम नहीं है, बहुत काम है, लेकिन प्रोसेस ही वो मेन काम है जिसमें सारे काम जुड़े हुए हैं। बहुत काम करना पड़ता है प्रोसेसिंग के लिए। तो CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU हमारा फर्दर 3 तरीके का होता है, ये तो आपने पढ़ा ही होगा, बट अब फिर से आ गया ये हमारे चैप्टर में, तो फिर पढ़ना पड़ेगा। इसके 3 टाइप्स हैं, ALU, CU और MU। ALU होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। कई बार लोगों को कन्फ्यूजन होता है, L का मतलब यहाँ पे लॉजिकल नहीं, लॉजिक है। यू जस्ट नीड टू राइट लॉजिक। फिर आता है CU जिसको हम कहते हैं कंट्रोल यूनिट, और फिर आता है MU जिसको हम कहते हैं मेमोरी यूनिट। सो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या करता है, जो कैलकुलेशंस होती है ना अरिथमेटिक और लॉजिकल, उन कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने में हेल्प करता है। जैसे जो कंप्यूटर में कैलकुलेटर होता है, तो जब हम उसमें इनपुट डालते हैं जैसे कि 5 × 6, तो वो उस चीज़ को कैलकुलेट करता है और हमें रिज़ल्ट देता है 30। तो वो जो कैलकुलेशन करता है वो CPU में होती है। CU यानी कि कंट्रोल यूनिट, ये फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, डेटा इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल करता है इनपुट डिवाइस से आउटपुट डिवाइस, यानी कि ये हमारी IPO साइकिल का जो एक मोटिव है उस चीज़ को प्रमोट करता है कि इनपुट से कैसे डेटा को प्रोसेस करने के लिए लाया जाए, प्रोसेस करने के बाद यहाँ से उसको आउटपुट डिवाइसेस में भेजा जाए। मेमोरी यूनिट आप नाम से समझ सकते हैं, यहाँ पे होती है स्टोरेज। जितनी भी तरीके का स्टोरेज है, चाहे वो डेटा का हो चाहे इन्फॉर्मेशन का, वो मेमोरी यूनिट में होता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दूं, जो एग्ज़ाम में आने की प्रॉबिलिटी ज़्यादा है कि ALU को आप एक और नाम से जानते हैं, दैट इज़ कॉल्ड प्रोसेसिंग यूनिट। तो अगर आपके पास आए कि CPU के कंपोनेंट्स को आपको इनमें से चूज़ करना है, आपके पास 5 ऑप्शन हैं, पाँचों में से अगर अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट की जगह प्रोसेसिंग यूनिट दिया है तो आपको उसको भी चेक करना है, उसको भी आपको टिक कर देना है। अब आप पूछोगे कि CPU आउटपुट डिवाइस है या इनपुट डिवाइस, क्योंकि ये भी तो एक डिवाइस है, तो इसको भी तो किसी चीज़ में क्लासिफाई करना होगा। तो ना ही ये इनपुट है ना ही ये आउटपुट डिवाइस है, इसको हम लोग कहते हैं प्रोसेसर। इसको हम एक स्पेशल नाम से जानते हैं जिसको हम कहते हैं प्रोसेसर। प्रोसेसर हमारे मदरबोर्ड में फिट रहता है। ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को कलेक्ट करता है 0 और 1 फॉर्म में, जिससे कंप्यूटर समझ जाता है इनपुट को, फिर उसे प्रोसेस करता है, फिर उसके डिस्प्ले करता है ह्यूमन लैंग्वेज में 0 और 1 को वापस से कन्वर्ट करके। तो CPU ना ही इनपुट है ना ही आउटपुट है, इसको आप कहेंगे प्रोसेसिंग डिवाइस या फिर प्रोसेसर। सो गाइज, हम लोग का ये जो प्रोसेसर वाला पार्ट था और जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस वाला पार्ट था वो कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग को पढ़ना है मेजरिंग यूनिट फॉर मेमोरी। इस चैप्टर का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट मुझे यही लगा। यहाँ पे आपको बताना रहता है मेमोरी के जो यूनिट्स होती हैं। सबसे छोटी वाली आपको पता होगी बिट्स, उसके बाद बाइट्स आता है, उसके बाद KB यानी किलोबाइट, फिर MB यानी मेगाबाइट, फिर GB यानी गीगाबाइट, फिर TB यानी कि टेराबाइट, फिर PB पेटाबाइट। अब आपको लग रहा होगा ये बढ़ता ही जा रहा है। फिर आपका आता है EB यानी कि एक्साबाइट, ZB यानी कि जेटाबाइट। अब आपको इसका क्या करना है मैं बता रही हूँ। आपको ये पता ही होगा, सबसे सिंपल चीज़, 8 बिट्स की मेमोरी जो होती है वो होती है 1 बाइट के बराबर। इसके बाद आपकी 1024 की जो सीरीज़ है ना वो शुरू हो जाती है। तो 1024 बाइट्स मिलके बनाते हैं 1 KB, 1024 KB मिल के बनाते हैं 1 MB, 1024 MB मिला के 1 GB बनाते हैं, एंड सो ऑन। अब आप लोग यहाँ एंड में नोटिस करेंगे एक चीज़ विच इज़ कॉल्ड YB। इसको हम लोग कहते हैं योटाबाइट। तो बिट से बने बाइट, बाइट से किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट और जेटाबाइट, देन योटाबाइट। एक मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट की दे रही हूँ। अगर आपको मेमोरी यूनिट कन्वर्जन आ जाए एग्ज़ाम में तो एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, 1024 जो होता है वो 2 की पावर 10 होता है। तो मुझे एक क्वेश्चन पता है,
उसमें बताया गया था कि 1024 TB को कन्वर्ट करना था आपको बिट्स में। तो ये बहुत ही बड़ी वैल्यू आती है, उसको आप 2 की पावर में ही लिखते हैं। इसकी वैल्यू आती है 2 की पावर 53। आप इसको ज़रूर अपने नोटबुक में कैलकुलेट कीजिएगा, बहुत ही मज़ा आता है इसमें। बिट जो होती है वो स्मॉलेस्ट मेजरिंग यूनिट है, वहीं जो बाइट होता है वो बेसिक यूनिट है। तो इन दोनों में ये डिफरेंस है। ये स्मॉलेस्ट बिट्स हमारी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है और हमारे बाइट्स होते हैं बेसिक यूनिट फॉर द मेजरमेंट ऑफ डेटा। मैं आपको एक और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता देती हूँ कि जब भी आप कंप्यूटर में कोई चीज़ फीड करते हैं यानी स्टोर करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली एक मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड यानी कि मशीन कोड में चेंज हो जाता है, जो कि हमारा बाइनरी होता है 0 और 1। अब आप लोग को एक और बात बता देती हूँ कि 0 होता है हमारा ऑफ स्टेट और 1 होता है हमारा ऑन स्टेट। ये 2 स्टेट्स में कंप्यूटर रहता है। इनको हम बाइनरी डिजिट्स कहते हैं। जब डेटा जो होता है वो स्टोर होता है कहीं पर हमारे कंप्यूटर में, तो वो इसी फॉर्म में स्टोर होता है, बाइनरी के फॉर्म में, बिट्स के फॉर्म में ये स्टोर हो जाता है। ये बिट्स जो होती है ना हमारी 0 1 होती है। ये जो बिट्स देख रहे हैं ना आप, ये होता है 0 1 1 0 1 0 1। इस तरीके से करके 8 कॉम्बिनेशन बनती है। इसको हम कहते हैं बिट्स, 8 बिट्स। हर एक बिट किसी एक के बराबर होती है, या तो 0 या तो 1। तो ये बिट्स के फॉर्म में हमारा जो डेटा रहता है वो स्टोर होता है और मेजर उसको किया जाता है बाइट में, जैसे मैंने आपको बताया था, बेसिक यूनिट फॉर मेजरमेंट। तो इसके बारे में बस इतना ही था। अब हमें कंप्यूटर मेमोरी के बारे में पढ़ना है। कंप्यूटर मेमोरी 2 तरीके की होती है, प्राइमरी या फिर इंटरनल मेमोरी और सेकेंडरी या फिर एक्सटर्नल मेमोरी। फिर से हमारा जो प्राइमरी है वो फिर से 2 तरीके का हो जाता है, रैम एंड रोम, और ये भी हमारे कंप्यूटर के मदरबोर्ड में प्रेजेंट रहता है। मैं आपको प्राइमरी मेमोरी के बारे में बताऊं तो प्राइमरी मेमोरी वो जगह होती है जहां पर डेटा प्रोसेसिंग से पहले स्टोर होता है, प्रोसेस करने से पहले स्टोर होता है। रैम और रोम, रैम होता है हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम होता है रीड ओनली मेमोरी। कुछ बेसिक पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस हैं इन दोनों के बीच में। वही होता है, रैम होता है वो मेन मेमोरी और रोम जो होता है वो हमारी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है। अब आपने वॉलेटाइल के बारे में ना पढ़ा होगा केमिस्ट्री में। तो वॉलेटाइल सब्सटेंसेस वो होते हैं जो इवेपोरेट हो जाते हैं, दे कैन इवेपोरेट ईजिली। तो मतलब नॉन वॉलेटाइल का मतलब होता है जो इवेपोरेट ना करें। इसीलिए जो रोम होता है उसमें जो डेटा होता है वो परमानेंटली स्टोर हो जाता है। वहीं रैम में वो टेम्पररी रह जाता है। रैम में जब तक प्रोसेसिंग होती है इंस्ट्रक्शंस की CPU के थ्रू, तभी तक वो जो मेमोरी है वो एग्जिस्ट करती है, उसके बाद वो डिलीट हो जाती है। मतलब ये टेम्पररी मेमोरी है। एक बार आप रैम में जो डेटा है इसको सेव करते हैं तो वो पहुंच जाता है रोम में, फिर वो परमानेंटली सेव हो जाएगा। एक आता है यहाँ पे हमारा टर्म एक्सप्लिसिटली डिलीट। एक्सप्लिसिटली डिलीट का मतलब होता है कि डेटा को जब तक आप शिफ्ट प्लस डिलीट का कमांड दे के डिलीट नहीं करोगे, मतलब हमेशा के लिए डिलीट नहीं करोगे, तब तक वो डेटा गायब नहीं होगा। तो ये जो हमारा पॉइंट है ये चला जाता है रोम के पास। यहाँ पे आप एक चीज़ ऐड कर सकते हैं, अनटिल एक्सप्लिसिटली डिलीटेड। जब तक ये एक्सप्लिसिटली डिलीट नहीं होता तब तक ये स्टोर रहता है कंप्यूटर में। और रैम में एक बार कंप्यूटर ऑफ हो जाए, स्विच ऑफ जैसे ही दबाया आपने, सारा डेटा उड़ गया। वैसे रैम आपके कुछ खास काम का नहीं है। रोम मतलब, जो एक एग्जांपल बताऊं तो जो फाइल्स होती हैं ना आपके कंप्यूटर में जो आप सेव करते हैं, वो होता है रोम। ऑल्सो जब मैन्युफैक्चर किया जाता है कंप्यूटर को तो उसकी बेसिक फंक्शनिंग के लिए जो कोडिंग की जाती है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर वाली जो कोडिंग होती है वो रोम में से सेव हो जाती है। और रैम जो होता है उसका एग्जांपल दूं तो जब कोई आप MS वर्ड खोलते हैं और कोई डॉक्यूमेंट खोलते हैं, वर्ड प्रोसेसर खोलते हैं कोई डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, या फिर एनिमेशन क्रिएट करने के लिए स्क्रैच खोलते हैं, तो उस केस में जो रिजल्टेंट जो कॉरेस्पॉन्डिंग इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो रैम में लोड होते हैं। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं अपनी सेकेंडरी या फिर एक्सटर्नल मेमोरी। ये होती है एक्सटर्नल स्टोरेज की जगह।
एक्स्ट्रा स्टोरेज, जहाँ पर आप रैम रोम के अलावा भी स्टोरेज कर सकते हैं डेटा का, जहाँ पे आप परमानेंटली फ्यूचर के लिए एज अ बैकअप भी उसको स्टोर करके रख सकते हैं। हार्ड डिस्क पर स्टोर कर सकते हैं, बेस्ट जगह है, यहाँ पे परमानेंटली स्टोर हो जाता है। ये एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डेटा स्टोरेज डिवाइस है जो कंप्यूटर के अंदर फिक्स्ड है, पहले से ही फिक्स्ड होके आया है, और इसमें डेटा को आप स्टोर कर सकते हैं परमानेंटली। सीडी जो होती है उसका अगर फुल फॉर्म की हम लोग बात करें तो वो होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। डीवीडी होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। अब यहाँ पर आपको कुछ चीज़ों के बारे में बताया गया है। ये मोल्डेड पॉलीमर का यूज़ करके बनाया जाता है, मतलब जो हमारी सीडी होती है वो मोल्डेड पॉलीमर का यूज़ करके बनती है। अच्छा, यहाँ पर जो डीवीडी है उसमें 10 GB का डेटा होता है, तो ये ऑब्वियसली सीडी से तो बहुत ही अच्छा है। इसमें आप क्या कर सकते हैं कि ऑप्टिकल रेज का यूज़ करके स्टोर करते हैं। ब्लू रे डिस्क में 25 GB का डेटा आपको मिलता है, ये डीवीडी से भी बढ़िया हुआ। पेन ड्राइव तो बेस्ट है, इसमें 2 TB का डेटा मिलता है, तो बहुत ज़्यादा होता है। 2 TB मतलब जैसे आप जानते होंगे कि 1 TB अभी हमने पीछे पढ़ा था 1024 GB के बराबर होता है, टेराबाइट इसको कहते हैं। तो अगर आप 2 TB की बात कर रहे हैं तो वो होगा 2 × 1024 GB। अभी मैंने आपको बताया था 2 × ये होता है 2 की पावर 10, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 11 GB। इतना GB डेटा आपको पेन ड्राइव में मिल जाएगा। और सबसे बढ़िया बात है कि ये USB पोर्ट में कनेक्ट हो जाता है कंप्यूटर के। मेमोरी स्टिक, नाम से आपको लगेगा कि ये कोई स्टिक है भाई, लेकिन ये स्टिक नहीं है, ये एक कार्ड है, जैसे क्रेडिट कार्ड होते हैं ना वैसे कार्ड। तो ये एक पोर्टेबल मेमोरी कार्ड है। इसमें स्टोरेज 4 GB से लेकर के 128 GB तक आपको मिलता है, और ये एक स्मार्टफोन, डिजिटल कैमरा, स्मार्ट टीवी वगैरह के लिए ऐड ऑन की तरह लोग यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया था डीवीडी और ब्लू रे डिस्क जो है वो ऑप्टिकल रेज का यूज़ करते हैं। मदरबोर्ड के बारे में चैप्टर में उतना कुछ नहीं दिया है, बट जो दिया गया है मैं आपको बता रही हूँ। मदरबोर्ड को आप समझ सकते हैं कि जैसे एक मदर होती है ना, जो घर के सभी कंपोनेंट्स को जोड़ के रखती है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हर कंपोनेंट से जुड़ी होती है घर के, उसको कहते हैं मदर। तो जो मदरबोर्ड है वो एक बोर्ड है जो कंप्यूटर के सारे फंक्शंस, सारे कंपोनेंट्स से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेटेड है, उसकी हेल्प कर रही है, उसको जोड़ के रख रही है, कनेक्ट कर रही है, उसको कहते हैं मदरबोर्ड। तो जैसे इसमें बताया गया है कि जैसे CPU जो होता है वो हमारे कंप्यूटर का अगर ब्रेन है, अगर हम ऐसा मान रहे हैं कि CPU ब्रेन है, तो जो मदरबोर्ड है वो उसको हम मानेंगे कि वो कंप्यूटर का नर्वस सिस्टम है। इसमें कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, उतना डिटेल में इस चैप्टर में दिया नहीं है, मैं कभी फ्यूचर में पूरा मदरबोर्ड आपको डिटेल में समझाऊंगी। तो मदरबोर्ड में पोर्ट्स है, मेमोरी स्लॉट्स हैं, रोम बायोस चिप है, सिस्टम क्लॉक है, पावर कनेक्टर है। पावर कनेक्टर में वो आ जाता है AC और DC। और सिस्टम क्लॉक जो रहता है हमारा मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स को एक हार्मनी में रखता है, ठीक है। रोम बायोस चिप होती है जो कि कंप्यूटर के स्टार्ट होने से पहले जो इंटरफेस होता है उसको डिस्प्ले करता है, कंप्यूटर का हार्डवेयर मैनेज करता है। मेमोरी स्लॉट्स होते हैं जहाँ पर मेन मेमोरी जो होती है कंप्यूटर की वो स्टोर होती है। और पोर्ट्स तो आप जानते हैं बहुत सारे होते हैं। चलिए अब पोर्ट्स की बात कर लेते हैं। एक होता है VGA पोर्ट। तो जितने भी गेमर्स होते हैं ना, जो गेम खेलते हैं गेमर्स, वो उनका VGA पोर्ट का ज़्यादा काम होता है। क्या करता है, ये हमारे कंप्यूटर को ग्राफिक्स प्रोवाइड करता है। बहुत अच्छे ग्राफिक्स होंगे LCD के, जो कि लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है, अगर इसको आप कनेक्ट कर दें तो। सीरियल पोर्ट भी इसको हम कहते हैं। VGA का फुल फॉर्म होता है वीडियो ग्राफिक्स एरे। और फिर होता है पैरेलल पोर्ट। पैरेलल पोर्ट क्या होता है, किसी भी तरीके का अगर आपको प्रिंटर या फिर किसी भी तरीके का कोई स्कैनर आपको अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करना है, वो इससे होता है। USB का फुल फॉर्म आप लोग जान लेंगे तो अच्छा रहेगा। यूनिवर्सल सीरियल बस कहते हैं इसको। बहुत ही यूज़फुल पोर्ट है, मैं तो कहूँगी ये मोस्ट यूज़फुल पोर्ट मुझे लगता है, क्योंकि इससे आप अपने मैक्सिमम काम कर सकते हैं। चाहे पेन ड्राइव, माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, वेबकैम, डिजिटल कैम, कुछ भी कनेक्ट कर सकते हैं सेकेंड्स में।
बस ये ध्यान रखना होगा कि जो कंप्यूटर आप यूज़ करते हैं उसमें USB वर्जन होना चाहिए वो, ताकि उसमें USB कनेक्ट हो सके। ईथरनेट पोर्ट होता है जो कि इंटरनेट से कनेक्ट करने में हमारी हेल्प करता है, नेटवर्क से या इंटरनेट से हमारे हेल्प करता है कनेक्ट होने के लिए, वायर्ड टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है ये। HDMI पोर्ट होता है हाई डेफिनेशन मीडिया इंटरफेस पोर्ट। ये किसी भी तरीके के हाई क्वालिटी ऑडियो वीडियो डिवाइस को कनेक्ट करता है, जैसे कि आपके नहीं होते MP3 के प्लेयर्स हो गए, कैमरा हो गया, स्मार्टफोन, टैबलेट, स्मार्ट टीवी, ये सब कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं यूजिंग दीज। तो ये थे हमारे पेरिफेरल डिवाइस पोर्ट्स। ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि OS हमारा कितने टाइप्स का है मैं आपको बता दे रही हूँ, मतलब एग्जाम्पल्स हैं ये, बस उसी के बारे में बस बताया गया है। यूनिक्स काफ़ी पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये AT&T's बेल लैबोरेटरीज़ ने इसको जो है बनाया था 1970s के समय में। इसका एक सिंपल यूज़र इंटरफेस होता है, इसके बारे में कुछ और ख़ास जानने की ज़रूरत नहीं है, बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम्स की तरह ही ये भी है। जो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है ये यूनिक्स के बाद काफ़ी यूज़ हुआ था। इसको टिम पैटरसन ने बनाया था, मतलब प्रोग्रामिंग की थी इसकी। टिम पैटरसन को हम कहते हैं फादर ऑफ DOS। और इसमें जो है ना कुछ बेसिक फंक्शंस थे, जैसे आपने पढ़ा होगा CMD के बारे में। CMD आप शायद जानते हो। CMD जो होता है ना वो कमांड प्रॉम्प्ट होता है, तो आप इसको कंप्यूटर में सर्च कर सकते हैं। अपने उसमें जो टैब होता है स्टार्ट बटन के पास, उसमें आप सर्च करेंगे CMD तो आपको कमांड प्रॉम्प्ट मिलेगा, वहाँ पे आप वेरियस प्रोग्राम्स को रन कर सकते हैं। बस एक चीज़ थी कि DOS में जो है ग्राफिकल आउटपुट यानी ग्राफिक्स हमारे जो हैं वो नहीं दिए गए थे, तो आप माउस को तो इसमें यूज़ नहीं कर सकते। माउस के नॉट बी एन इनपुट डिवाइस इन DOS। विंडोज़ सबसे काम की चीज़ है। विंडोज़ जो है वो माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया था, वो भी 1985 के आसपास, 1985 में किया था। और ये डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का एक एक्सटेंशन था, मतलब उसके आगे उन्होंने प्रोग्रामिंग कर दी थी। यहाँ पे आपका GUI आ गया था, यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, और माउस जो है वो यूज़ में आ गया था। इसमें मल्टीटास्किंग फीचर्स आ गए थे, मतलब बड़ी काम की चीज़ थी। उसके बहुत सारे वर्जन आए, जैसे विंडोज़ 3, 95, NT, 2000, अब 11 आ गया, 10, ठीक है। तो ये सब है। जब विंडोज़ 95 आया था ना, ये उसका वर्जन है, तो विंडोज़ 95 में डूम गेम बहुत खेला गया था। डूम एक वीडियो गेम था और उस टाइम पे इसको सबसे ज़्यादा इंस्टॉल किया गया था, यानी कि विंडोज़ 95 को सबसे ज़्यादा ख़रीदा था लोगों ने। लिनक्स की बात करें तो ये भी यूनिक्स से रिलेटेड इसके पास फीचर्स हैं। इसको लिनस टॉरवाल्ड्स ने बनाया था 1991 में। इसके पास भी GUI था, इसमें फाइल सिस्टम था, इसके बहुत सारे वेरिएंट्स भी आए थे, जैसे रेड हैट, और आपने बहुत ही एक कॉमन सुना होगा उबुंटू वगैरह, आपने इसका सुना होगा। एक और ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसको आप कहते हैं मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब मोबाइल OS। इसमें मोबाइल के लिए सारे फीचर्स होते हैं, जैसे एंड्रॉयड आपने सुना होगा ना, एंड्रॉयड, iOS, तो ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। विंडोज़ के भी फ़ोन आते हैं, विंडोज़ मोबाइल OS कहते हैं उसको। इसमें भी GUI रहता है, मतलब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। मल्टीटास्किंग फीचर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के भी टाइप्स होते हैं, जो कि हैं जैसे सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऐसा नहीं है कि ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ एक ही इंसान यूज़ कर सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स हमें बताते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे लोग एक ही टाइम पर यूज़ कर सकते हैं। इसको कहते हैं हम मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, जहाँ पे बहुत सारे यूज़र्स एक साथ एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं। सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम जहाँ पर सिर्फ एक ही यूज़र जो है काम कर सकता है, ये DOS में हो सकता है और ये पाम कंप्यूटर्स में भी हो सकता है। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम का जो फीचर है वो लिनक्स में दिया गया है, विंडोज़ में दिया गया है। मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें CPU एक से ज़्यादा हो, मतलब ज़्यादा CPU हो। इन CPU से ज़्यादा काम किया जा सकता है, मतलब ज़्यादा एप्लीकेशंस रन की जा सकती हैं। फिर एक होता है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें बहुत सारे टास्क एक ही टाइम पे किया जा सकता है। सभी टास्क का एक कॉमन सोर्स होगा CPU, और CPU बहुत सारे टास्क को जो है
परफॉर्म कर रहा होगा, प्रायोरिटी ऑफ टास्क को सीपीयू अपने आप ही चेक करता रहेगा और उसको परफॉर्म करता रहेगा। ये लिनक्स, यूनिक्स और विंडोज़ में हमें मिलता है। रियल टाइम ओएस जो होता है, इंस्ट्रूमेंट्स, इंडस्ट्रियल सिस्टम, इसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है। मतलब रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ इस तरीके के फीचर्स हमें देता है जिससे कि आप मशीन को, इंस्ट्रूमेंट्स को, इंडस्ट्रियल सिस्टम को कंट्रोल कर सकें, मैनेज कर सकें किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए। ओएस हमारा हेल्प करता है यूज़र इंटरफेस में, मतलब इंटरफेस देता है यूज़र को, मशीन और यूज़र के बीच में कनेक्शन का काम करता है। मेमोरी मैनेजमेंट में, फाइल मैनेजमेंट में, डिवाइस मैनेजमेंट में, प्रोसेस मैनेजमेंट में, सिक्योरिटी मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन सर्विसेज में हेल्प करता है। ये सब मैनेज करना ही आईसीटी का एक मेजर रोल होता है और वो एक कंप्यूटर कर सकता है जिसके पास ओएस है। ओएस का काम होता है ये। और कम्युनिकेशन कैसे प्रोवाइड करेगा? लॉन्ग रेंज या शॉर्ट रेंज जो कम्युनिकेशन सर्विसेज होती है, जैसे कि ईमेल वगैरह लोग करते हैं, मैं यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करती हूँ, लार्ज डिस्टेंस कम्युनिकेशन आप लोगों से करती हूँ, तो उसको कहते हैं कम्युनिकेशन जो ओएस प्रोवाइड करता है। अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको कहते हैं बूटिंग। इसमें हर किसी को डाउट रहा होगा शुरुआत से ही, तो सबसे पहले इसके बस एक कीवर्ड देख लेते हैं, एक प्रोसेस फ्रेमवर्क देख लेते हैं कैसे काम करता है। तो बूटिंग जो होता है वो है एक प्रोसेस। क्या प्रोसेस है? ओएस को स्टार्ट करने का प्रोसेस है। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम को कहता है भाई जागो, तुम्हारी ज़रूरत है। फिर उसको कंप्यूटर की मेमोरी में लोड करता है। कब करता है? जब पावर ऑन होता है, कंप्यूटर का पावर ऑन होता है। अब देखिए मैं इन कीवर्ड से कैसे डेफिनेशन बना रही हूँ। बूटिंग क्या है? एक प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड लोडिंग इन द कंप्यूटर्स मेमोरी व्हेन द पावर इज स्विच्ड ऑन। बस हो गई डेफिनेशन। अब बूटिंग दो तरीके का है, एक होता है कोल्ड बूटिंग, एक होता है वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग में क्या होता है कि ये शट डाउन वाला केस होता है। मतलब कि जब कंप्यूटर को शट डाउन कर दिया जाए पावर ऑफ करके, फॉलोड बाय पावर ऑफ। ये कीवर्ड्स हैं, ये आपको लिखने पड़ेंगे। जब कंप्यूटर को शट डाउन किया जाता है पावर ऑफ करके, फिर हम उसको वापस से स्विच ऑन करते हैं, वापस से फिर स्विच ऑन करते हैं उसको स्टार्ट करने के लिए, उसको हम लोग कहते हैं कोल्ड बूटिंग। मैंने इसी चीज़ को डुप्लीकेट किया। अब हम वार्म बूटिंग में चेंजेस करेंगे। वार्म बूटिंग में शट डाउन नहीं होता कंप्यूटर, उसमें सिर्फ जो होता है वो रीस्टार्ट होता है कंप्यूटर। इसमें पावर ऑफ नहीं होता है। इसमें पावर ऑफ की जगह क्या होता है कि आप रीस्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं और रीलोड होता है हमारा कंप्यूटर अपने पावर सप्लाई और भी चीज़ों के साथ, ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स के साथ। तो बस इसमें ये दो स्टेप होते हैं, रीस्टार्ट होता है फिर रीलोड होता है। कंप्यूटर को स्टार्ट करने का जो क्या प्रोसेस होता है, एक मैं आपको इसको एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में ही बताऊंगी। होता ये है कि जैसे ही आपने पावर ऑन बटन पे क्लिक किया, आपने पावर ऑन दबाया, आपको कंप्यूटर ऑन करना है, आपने बस किया, तो उस टाइम पे कंप्यूटर के दिमाग में क्या चल रहा होता है, जो रोम होता है यानी कि रीड ओनली मेमोरी, वो क्या करता है, बायोस के इंस्ट्रक्शंस को लोड करता है। अब बायोस क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो बायोस के इंस्ट्रक्शन सबसे पहले कंप्यूटर की मेमोरी में लोड होते हैं। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है उसको हम लोग कहते हैं पोस्ट, यानी कि पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। जिससे कि क्या होता है कि जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं, हार्डवेयर एंड जो हार्डवेयर डिवाइसेस हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, वो सब जो है वो चेक करता है कि सब सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जो डिवाइसेस कनेक्टेड जैसे कीबोर्ड, माउस, ठीक है, मॉनिटर या फिर बैटरी सप्लाई, जो भी चीज़ें कनेक्टेड हैं, क्या वो सही से काम कर रही हैं। अगर नहीं कर रही हैं तो एक बीप साउंड प्रोड्यूस होती है कंप्यूटर के एंड से, जिसमें एक मैसेज शो होता है स्क्रीन पर, और फिर सिस्टम विंडोज़ को लोड करना बंद कर देता है और फिर कंप्यूटर ऑफ हो जाता है। ऐसा आपने अपने कंप्यूटर लैब्स में ज़रूर देखा होगा, ऐसा बहुत ही कॉमन होता है वहाँ पर। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है विंडोज़ लोडर, जो कि एक इनिशियल सेटअप करने का काम कर देगा आपके कंप्यूटर में, जिससे कि जो रैम वाली मेमोरी है वो आपके कंप्यूटर में तुरंत आ जाएगी।
विंडोज़ लोडर के बाद हमारा ओएस आता है, जो क्या करता है कि पूरा जो भी कंट्रोल रहता है कंप्यूटर का, जो भी काम रहता है, वो अब ओएस के सिर पे आ जाता है। ठीक है भाई, तुम लोग जाओ, अब मैं कर लूँगा। अब आता है सिस्टम यूटिलिटीज़ एंड एंटीवायरस। ऐसा नहीं कि कंप्यूटर ऑन हो जाएगा उसके बाद कहीं जाके एंटीवायरस आएगा, तुम लोग चलो मैं आता हूँ, ऐसा नहीं करता ये एंटीवायरस। ये बीच में आ जाएगा, जैसे ही ओएस आएगा वो सबसे पहले जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ने डीबगिंग वाला एंड हाउसकीपिंग फंक्शन उसको ले आएगा और एंटीवायरस को ले आएगा। फिर सेशन मैनेजर आता है। सेशन मैनेजर मतलब सिस्टम अब पूरी तरीके से रेडी हो गया है और ऑथेंटिकेशन प्रोसेस यानी कि यूज़र नेम और पासवर्ड लेने के लिए रेडी है। और फिर ये पासवर्ड स्क्रीन डिस्प्ले होती है, जहाँ पे अगर यूज़र ने यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर किया तो डेस्कटॉप दिखने लगेगा और फिर आप कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ 7 स्टेप्स हैं। तो इतना ही काम आपका हो जाता है अप्रॉक्सीमेटली 1 मिनट में। तो कितना काम कर लेता है हमारा कंप्यूटर सिर्फ 1 मिनट में। इतनी सारी चीज़ें होती है जब आप पावर ऑन बटन को ऑन करते हैं, क्लिक करते हैं उसके ऊपर। अब हम लोग बात करेंगे विंडोज़ 10 की। विंडोज़ 10 में जो बेसिक फीचर्स आपको दिए गए हैं उसके बारे में इस चैप्टर में थोड़ा बताया गया है। विंडोज़ 10 एक ओएस है, यानी कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़ का जो ओरिजिनल नेम था वो था इंटरफेस मैनेजर। तो विंडोज़ 10 एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने डिज़ाइन किया था, जैसे कि अभी हमने ऊपर देखा था, और ये 2015 में रिलीज़ हुआ था। इसमें GUI सपोर्टेड है, यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जहां पर सिंपल माउस क्लिक्स का यूज़ करके काम आसानी से किया जा सकता है। विंडोज़ 10 के कंपोनेंट्स के बारे में बात करें, हम यहाँ पे 2 चीज़ों के बारे में पढ़ रहे हैं। एक है हमारा डेस्कटॉप। जब आप अपना पासवर्ड लॉगिन करते हैं ना, तो सबसे पहले आपको डेस्कटॉप और टास्क बार ही दिखता है। डेस्कटॉप में आपके पास कुछ चीज़ें लिस्टेड हैं, मैं बता दे रही हूँ। जैसे बैकग्राउंड, आपका जो है पर्सनलाइज बटन का यूज़ करके आप बैकग्राउंड को चेंज करते हैं। आइकन्स और कुछ प्रोग्राम्स जो आप सामने अपने कंप्यूटर के डेस्कटॉप पे रखते हैं, जैसे गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज, फोल्डर्स, फाइल्स, राइट। देन हमारा रहता है टास्क बार। टास्क बार में बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे स्टार्ट बटन। ये हमारे टास्क बार के लेफ़्ट कॉर्नर में रहता है और इससे आप एक्सेस कर सकते हैं प्रोग्राम्स को, ऐप्स को जो कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड हैं, उसको तुरंत एक्सेस कर सकते हैं। सर्च बार भी उसके पास रहता है। देन यू हैव क्विक लॉन्च प्रोग्राम के आइकन्स। ये कि कौन से आइकन्स होते हैं, जैसे आपने देखा होगा, आपने कुछ चीज़ें, जैसे कुछ ऐप्स होते हैं, मान लीजिए ये 2-3 ऐप हैं, इसमें ये वर्ड वाला ऐप है MS वर्ड, और ये पावर पॉइंट है। तो आपने इस ऐप पे जब आप राइट क्लिक ऐसे करते हैं ना, जब राइट क्लिक करते हैं तो वहाँ पे ऑप्शन आता है पिन टू टास्क बार। जब आप पिन टू टास्क बार पे क्लिक करेंगे तो जो टास्क बार होता है वहाँ पर नीचे ये ऐप्स स्टोर हो जाते हैं ताकि आप उसको तुरंत ढूंढ सकें। फिर होता है नोटिफिकेशन एरिया, और यहाँ से एग्जामिनर्स का एक बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन बनता है जिसको कहते हैं सिस्टम ट्रे। तो सिस्टम ट्रे तो आपने सुना ही होगा, आई थिंक आप इस वर्ड से फेडअप भी हो चुके होंगे। सिस्टम ट्रे जो है ये नोटिफिकेशन एरिया का पुराना नाम था। पुराने वर्जन्स में इसको सिस्टम ट्रे बोलते थे। नोटिफिकेशन एरिया में भी बहुत सारी जगहें हैं, जैसे कि मैं कुछ आपको बता दे रही हूँ। स्पीकर, विंडोज़ के अपडेट्स के जो नोटिफिकेशन आते हैं, स्पीकर, पावर, नेटवर्क, एंटीवायरस, ये सब नोटिफिकेशन एरिया में दिखता है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये एक विंडोज़ 10 के टास्क बार का नोटिफिकेशन एरिया है। यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, जैसे कि स्पीकर, पावर यानी कि बैटरी, और नेटवर्क कनेक्शन कितना है, देन द एंटीवायरस और अपडेट्स। इसके बाद नेक्स्ट वहाँ पे सिस्टम क्लॉक रहता है, मतलब आपको वहाँ पे डेट एंड टाइम शो होता है। सबसे राइट कॉर्नर पे होता है ये टास्क बार के। और सिस्टम क्लॉक के बाद आपको शायद पता नहीं होगा, बट आप अपने लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे विंडोज़ वाले, उस पर जब आप विंडोज़ की +D दबाएंगे तो वहाँ पर आपका ये चीज़ खुलेगा। उसके लिए आप कोई ऐप खोलिए, जैसे कि MS वर्ड आपने अगर खोला हुआ है, देन आप इस कमांड को रन कीजिए, विंडोज़ +D। जब आप ये करेंगे तो
अचानक से आपके सामने डेस्कटॉप आ जाएगा। तो ये एक शॉर्टकट की होती है, इसको डेस्कटॉप बटन कहते हैं। इससे आपका जो डेस्कटॉप है वो खुल जाता है। ये हमारे टास्क बार में कहाँ होता है? ये जो टास्क बार होता है हमारा, टास्क बार में यहाँ पे एक पतला सा, मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पर एक बहुत पतली सी लाइन होती है, वही होती है डेस्कटॉप बटन। तो जब आप टास्क बार में नीचे जाएंगे, उस बटन पे क्लिक करेंगे तो डेस्कटॉप खुल जाएगा। इसके बाद जो चैप्टर में दिया है उससे उतने क्वेश्चन फ्रेम नहीं होते, एंड आई एम श्योर क्वेश्चन अगर फ्रेम होगा भी तो आप आंसर कर लेंगे। डेस्कटॉप पे आप बेसिकली ये कुछ चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि आप वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं पर्सनलाइज बटन पे। जब आप अपने डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करेंगे तो वहाँ पे पर्सनलाइज बन के आएगा, उस पर क्लिक करना है एंड देन यू कैन डेफिनेटली चेंज द वॉलपेपर। सेटिंग्स में भी आपको ये सारे ऑप्शन दिखेंगे। अगर आपको डेस्कटॉप से मैनेज करना है, मैं वो चीज़ बता रही हूँ। स्क्रीन सेवर लगा सकते हैं, जैसे आपने लगाया भी होगा अपनी पिछली क्लासेस में, जो नहीं अगर 2-3 मिनट ना अगर आप कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हो तो बबल्स आने लगते हैं कंप्यूटर पे, या आपका नाम 3D में डिस्प्ले होने लगता है। दैट इज़ ऑल द स्क्रीन सेवर। ये भी पर्सनलाइज बटन में ही जाके सेट होता है। देन सिस्टम डेट एंड टाइम, इसको भी आप लोग चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो आपको टास्क बार के राइट कॉर्नर पे जो टाइम का जो सिंबल रहता है, जहाँ पे ऐसे टाइम लिख के आता है और डेट लिखी रहती है नीचे ऐसे स्लैश करके, वहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है। वहाँ पे पॉपअप मेन्यू खुलेगा, तो उसमें आपको क्लिक करना होगा एडजस्ट डेट एंड टाइम। फिर आप एक स्क्रीन पे पहुँचेंगे, फिर वहाँ पे आप डेट एंड टाइम अपने हिसाब से चेंज कर लीजिए। चेंज पे क्लिक कीजिए, डेट एंड टाइम चेंज हो चुका होगा। बट मैं आपको एडवाइस करूँगी कि जैसा डेट एंड टाइम चल रहा है वैसा ही चलने दें। समय के आगे समय के पीछे जाना बहुत ख़तरनाक है। दैट वॉज ऑल अ पार्ट ऑफ जोक। अभी हम लोग आते हैं कंप्यूटर की स्पीकर वॉल्यूम पर। स्पीकर वॉल्यूम को कैसे चेंज करना है, वहीं पे नीचे आपके पास एक ऑडियो का ऐसे ऑप्शन बन के आ रहा होगा। आपने देखा होगा इस तरीके से एक ऑप्शन बन के आता है और उसमें से आवाज़ निकल रही होती है। तो ये जो वॉल्यूम का बटन है, इस पर क्लिक करके आप चेंज कर सकते हैं स्लाइडर का यूज़ करके वॉल्यूम। अगर हम लोग इस चैप्टर में फाइल्स एंड फोल्डर्स की बात करें, यानी कि विंडोज़ 10 की फाइल्स एंड फोल्डर्स, तो फाइल इज़ अ कलेक्शन ऑफ डेटा इन्फॉर्मेशन, फोल्डर इज़ अ कलेक्शन ऑफ फाइल्स। सिंपल सी चीज़ है। और जो इनके नाम होते हैं ना, उसमें 2 चीज़ें होती हैं। जो फाइल होती है, फाइल की बात कर रही हूँ, प्राइमरी वो नाम है जो आप देंगे, जैसे कि रेसिपी, ये एक प्राइमरी नेम है जो आपने दिया। आपने कोई रेसिपी लिखी होगी तो रेसिपी का नाम लिख दिया आपने। अब उसके बाद सेकेंडरी नेम में पड़ता है फाइल एक्सटेंशन, जैसे आपका .doc होता है डॉक्यूमेंट्स के लिए, वर्ड फाइल के लिए docx होता है, और फिर txt होता है नोटपैड फाइल्स के लिए, और mp3 mp4 ये ऑडियो विजुअल ग्राफिक्स के लिए, jpg होता है, अब तो jpeg भी होता है। जो mp3 होता है उसका फुल फॉर्म होता है मूविंग पिक्चर 3, और जो हमारी jpg है उसका फुल फॉर्म होता है जॉइंट फोटोग्राफिक ग्रुप। jpeg में ई आने की वजह से वो एक्सपर्ट बन जाता है, वो बन जाता है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। फोल्डर एक डायरेक्टरी होती है जहाँ पे आप फाइल्स, फोल्डर्स, सब फोल्डर्स को किसी स्पेसिफिक नेम के अंदर स्टोर करते हैं। वो एक जैसे होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग होते हैं। जहाँ पर आप इन फाइल्स और फोल्डर्स को रखते हैं उस जगह को विंडोज़ एक्सप्लोरर कहते हैं। मतलब ये हमारे विंडोज़ ने एक हमें प्रोवाइड किया है एक जगह, एक स्पेशल प्रोग्राम, जहाँ पर आप हायरार्किकल स्ट्रक्चर में वेल मैनेज कर सकते हैं फाइल्स एंड फोल्डर्स को। इसमें आप बहुत तरह की चीज़ें कर सकते हैं। ये सारे काम आप कर सकते हो एंड आई एम श्योर ये आप करते भी होंगे। इसके लिए बहुत सारे विंडोज शॉर्टकट होते हैं। आप फाइल बना सकते हैं, फोल्डर बना सकते हैं। फाइल बनाने के लिए आप राइट क्लिक करेंगे विंडोज़ एक्सप्लोरर में, तो वहाँ पे न्यू फाइल करके ऑप्शन आता है, वहाँ से आप कुछ चीज़ों को सिलेक्ट कर सकते हैं। फोल्डर के लिए आपको Ctrl+N क्लिक करना होता है। डिलीट, रीनेम भी कर सकते हैं। ये आपके जो कीबोर्ड है उसमें F2 कमांड को दबाने से आप रीनेम कर सकते हैं किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करके। देन डिलीट कर सकते हैं कुछ फाइल्स को, Shift+Delete का यूज़ करके आप इसको कर सकते हैं। मूविंग, यानी कि किसी फाइल को कहीं से कहीं ले जाने के लिए आप उसे वहाँ से कट कर सकते हैं। कट के लिए आपको करना रहता है Ctrl+X।
मैं साइड बाय साइड आपको कीबोर्ड ऑपरेशन भी बता रही हूँ। अगर आपको किसी फाइल को ओपन करना है तो उस फाइल पे आपको क्लिक करना होगा और उस पर Ctrl+O प्रेस करना होगा, तो उससे आपकी फ़ाइल जो है ओपन हो जाएगी। किसी फाइल को अगर वो डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में है, उसे प्रिंट करना है, तो प्रिंट करने के लिए आप Ctrl+P दबा सकते हैं। फ़ाइल को सेव करना तो आप जानते हैं, जब आपको फ़ाइल को सेव करना है तब आप दबाते हैं Ctrl+S, कॉपी करने के लिए Ctrl+C, पेस्ट करने के लिए Ctrl+V। और एक एडिशनल है इसके अंदर, अगर आपको कुछ फाइंड करना है किसी फाइल को या फाइल के अंदर कुछ फाइंड करना है, तो आपको दबाना रहेगा Ctrl+F, ये फाइंड करने के लिए। यानी कि आप यहाँ पर अब सर्च भी कर सकते हैं, सर्च अ फाइल और फोल्डर। बस इतनी ही चीज़ें हैं इसके अंदर। अब हम लोग चलते हैं माउस ऑपरेशंस की तरफ, जो मैंने कहा था ना बहुत इंपॉर्टेंट है। यू कैन डू 5 थिंग्स फॉर द माउस। सिंगल क्लिक कर सकते हैं आप माउस से, यानी कि लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो आप कोई भी चीज़ सिलेक्ट कर सकते हैं। इसका यूज़ कर सकते हैं किसी फाइल को सिलेक्ट करने के लिए, मोस्ट कॉमन चीज़ है फाइल, फोल्डर, मेन्यू, सब मेन्यू ऑप्शन को सिलेक्ट करने के लिए। डबल क्लिक आप करते हैं जब आप 2 बार लेफ़्ट बटन को क्लिक करते हैं, जिससे आप किसी फाइल फोल्डर को ओपन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, किसी ऐप को ओपन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। राइट क्लिक वाला जो फीचर है, यानी एक बार जब आप राइट वाला बटन क्लिक करेंगे तो उससे आप क्या है पॉपअप मेन्यू ओपन कर सकते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा ही होगा, ऊपर हमने डिस्कस किया था इस चीज़ को। तो स्प्रेडशीट में अगर आप किसी सेल पर राइट क्लिक करते हैं तो आपको उस सेल के फॉर्मेटिंग फीचर्स मिलते हैं। अब ड्रैग एंड ड्रॉप, वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप अपना जो माउस है उस माउस का लेफ़्ट वाला जो बटन है, मान लेते हैं माउस है, तो माउस का जो लेफ़्ट वाला बटन है, इस बटन को दबाने पर इसको दबा के रखें और फिर अपने माउस को मूव करें। मूव करने के बाद किसी और प्लेस पर उसको रिलीज़ करें, उस केस में ड्रैगिंग होती है। वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ अब इससे बहुत इंपॉर्टेंट MCQ बनता है कि अगर आप अपने माउस के लेफ़्ट बटन को क्लिक करके रखेंगे और उसे मूव करेंगे तो क्या होगा। तो उसमें ऑप्शंस में बड़े डिफ़िकल्ट दिए रहते हैं, हाईलाइटिंग, सिलेक्टिंग, ड्रैगिंग और हॉवरिंग। तो उसमें आपको ड्रैगिंग लगाना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके एग्ज़ाम में आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। देन यू हैव हॉवरिंग। हॉवरिंग मतलब बिना क्लिक किए किसी जगह पर माउस का जो कर्सर है वो मूव करना। तो इससे आपको जनरली कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है उस ऑप्शन या फिर उस फाइल के बारे में, और कुछ नहीं होता है। अच्छा हाँ, यहाँ पे एक और है कि आपको कंप्यूटर को अगर शट डाउन करना है तो आप विंडोज़ में क्या कर सकते हैं। विंडोज़ में इसका एक शॉर्टकट होता है, कई शॉर्टकट होते हैं वैसे तो। अगर आप Alt+F4 दबाएं अपने कीबोर्ड पे तो वो भी हो जाएगा। कभी कभी जो लैपटॉप रहता है उसमें F4 अकेले काम नहीं करता, तो उसमें प्लस फंक्शन की आपको दबानी पड़ती है, ये ऑप्शनल है। और फिर एक मैनुअल तरीका होता है, स्टार्ट बटन पे जाओ, शट डाउन करो, वो आजकल कोई नहीं करता है। फिर एक होता है Ctrl+Alt+Delete, इससे भी आपका वो जो मेन्यू है ना पावर बटन वाला वो खुल जाता है, एंड देन यू कैन शट डाउन द कंप्यूटर। अब इंटरनेट की कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगी, जैसे कि ARPANET। ARPANET का जो फुल फॉर्म है वो है एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। इसको फाउंड किया था 1969 में। फिर होता है DOD। तो DOD का जो फुल फॉर्म है वो है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, और वो भी कहाँ का, USA का। ये कुछ हिस्ट्री की बात कर रही हूँ मैं इंटरनेट की। देन आता है इंटरनेट, जिसको हम कहते हैं नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। फिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आता है WWW, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब। इसको किसने फाउंड किया था, टिम बर्नर्स-ली ने, और इनको फादर ऑफ WWW कहते हैं क्योंकि इन्होंने WWW को इन्वेंट किया तो टिम बर्नर्स-ली, और 1989 में इन्होंने इसको डिस्कवर किया, मतलब डेवलप किया। इसको कहते हैं सर्विस प्रोवाइडेड बाय द इंटरनेट। हाँ, यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा कि भाई इतनी इंटरनेट की बात कर रहे हैं, फादर ऑफ इंटरनेट। फादर ऑफ इंटरनेट है विंड सर्फ। ऑलराइट, अगर आपको इंटरनेट से कनेक्ट करना है तो आपके पास कुछ चीज़ें होनी चाहिए, जैसे कि एक डिवाइस,
लैपटॉप, कंप्यूटर, फ़ोन, कुछ भी, और उसके साथ चाहिए एक कनेक्टिंग डिवाइस, जैसे कि मॉडेम। इस चैप्टर में बैंडविड्थ की भी बात हुई है। बैंडविड्थ आप जानते हैं जैसे कि किसी भी ट्रेन की स्पीड होती है, वैसे ही कंप्यूटर में जो इंटरनेट होता है, इंटरनेट की स्पीड को हम बैंडविड्थ कहते हैं। इसको जो है मेजर किया जाता है बीपीएस में। ये होता है अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी ट्रांसफर्ड ओवर अ नेटवर्क इन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम। बीपीएस का फुल फॉर्म होता है बिट्स पर सेकेंड। फिर होते हैं कुछ और टर्म्स जो हमारे इस चैप्टर से रिलेटेड हैं। ये कुछ टर्म्स रिलेटेड हैं इंटरनेट से, जैसे कि इंटरनेट ब्राउज़र, जैसे कि गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा मिनी, माइक्रोसॉफ्ट एज, एप्पल सफारी। वैसे ही होते हैं सर्च इंजन्स जैसे बिंग, गूगल, याहू। www जो हमारा होता है उसमें क्या चीज़ें होती हैं, उसमें होता है एक वेब पेज और एक होता है वेब ब्राउज़र या फिर इंटरनेट ब्राउज़र। ये दो चीज़ें मिलके बनाती हैं www। ये एक सिस्टम होता है जिससे कि आप वेब ब्राउज़र और वेब पेजेस के बीच में इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है। इसको नेटवर्क भी कहते हैं। DNS जो होता है वो डोमेन नेम सिस्टम होता है। ये इंटरनेट की फ़ोन बुक होती है जहाँ पे हर एक URL होता है, हर एक URL स्टोर्ड होता है उसके IP एड्रेस के हिसाब से। IP एड्रेस जो होता है वो एक पोस्टल सर्विस है इंटरनेट की, जहाँ पर जो है हर डिवाइस का एक यूनिक एड्रेस होता है, हर डिवाइस का यूनिक एड्रेस, जिससे कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा डिवाइस नेटवर्क में कनेक्टेड है, चाहे वो सेंड कर रहा है या रिसीव कर रहा है डेटा को। ये बहुत सारे नंबर्स और कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें एक होता है होस्ट एड्रेस, मतलब इसके पार्ट्स होते हैं। होस्ट एड्रेस इसका एक पार्ट है। जब इसी IP एड्रेस को आप कुछ नाम दे देते हैं तो ये बन जाता है वेब एड्रेस, क्योंकि आप हमेशा ना नंबर्स को और कैरेक्टर्स को याद थोड़ी कर सकते हैं, तो आपको आपके नाम से बुलाया जाता है, दैट इज़ द वेब एड्रेस। URL तो आप जानते ही होंगे, URL यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये वेब फाइल जो भी वेब पेज होता है, वेब पेज भी बता दे रही हूँ। वेब पेज इज़ अ कलेक्शन ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन। सबसे छोटी यूनिट। बहुत सारे वेब पेज मिलकर वेबसाइट बनाते हैं, बहुत सारे वेबसाइट मिलकर ब्राउज़र बनाते हैं या फिर सर्च इंजन बनाते हैं। होम पेज क्या होता है, जब भी किसी वेबसाइट पे आप जाते हैं तो जो फर्स्ट स्क्रीन आपको दिखती है उसे होम पेज कहते हैं। मतलब किसी भी वेबसाइट के होम पे जाएंगे तो वो होम पेज होता है, और वहाँ पे बहुत सारे हाइपरलिंक्स होते हैं अलग अलग आर्टिकल्स में जाने के लिए, पोस्ट में जाने के लिए। हाइपरलिंक वही जो उसके पीछे जो लिंक प्रोवाइडेड रहता है उसे हाइपरलिंक कहते हैं। हाइपरलिंक या हाइपर टेक्स्ट या लिंक, ये वो आपने देखा होगा ना, कुछ ब्लू शेड के हो जाते हैं, डार्क ब्लू शेड के, तो वो जो शेड रहता है वो हाइपरलिंक को डिनोट कर देता है। ऐसे ही इंटरनेट के कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। प्रोटोकॉल्स एक सेट ऑफ रूल्स होता है इंटरनेट के लिए। रूल्स मतलब कि एक स्टैंडर्डाइज सेट ऑफ रूल्स है जिससे कि डेटा इन्फॉर्मेशन का जो ट्रांसफ़र है अलग अलग कंप्यूटर्स के बीच में, एक इंटरनेट कनेक्शन के बीच में, उसे प्रोटोकॉल कहते हैं। मतलब कुछ रूल्स बनाए गए हैं जिससे कि डेटा इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र किया जा सके कंप्यूटर्स के बीच में यूजिंग इंटरनेट। ये बहुत ज़रूरी है। जैसे HTTP HTTPS, जिस वेबसाइट पर जो URL है उसमें सिर्फ HTTP रहता है, वो जो वेबसाइट रहती है वो सिक्योर नहीं होती है। जिसमें यहाँ पे S लग जाए वो सिक्योर हो जाती है, तो S का मतलब होता है सिक्योर। इसका फुल फॉर्म अगर हम बात करें तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और ये वाला रहता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। SMTP होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इससे क्या होता है, ईमेल्स को आप इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं सोर्स कंप्यूटर से डेस्टिनेशन कंप्यूटर पर यूजिंग इंटरनेट। FTP जो होता है वो होता है फ़ाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फाइल्स को शेयर करना है, बड़ी बड़ी फाइल या फोल्डर को इंटरनेट पे शेयर करना। ये हमारे जो डेटा है अगर वो किसी वजह से करप्ट होता है या डेटा लॉस होता है, डैमेज होता है, तो उस केस में मैक्सिमम डेटा ये रिकवर करने में हेल्प करता है। TCP/IP जो रहता है, TCP मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP अभी मैंने आपको बताया था इंटरनेट प्रोटोकॉल। TCP जो होता है वो जो इन्फॉर्मेशन आप सेंड करना चाहते हैं
उसको बहुत सारे जो है पैकेट्स में डिवाइड कर देता है, बहुत सारे छोटे छोटे पैकेट्स में, क्योंकि इन्फॉर्मेशन बड़ी है तो उसके छोटे छोटे पैकेट्स बना देता है। और फिर वो पैकेट्स आईपी का यूज़ करके करेक्ट आईपी एड्रेस पर पहुंचते हैं। डेस्टिनेशन कंप्यूटर के आईपी एड्रेस पर सोर्स कंप्यूटर के आईपी एड्रेस से पहुंचते हैं। अगर किसी भी तरीके का डेटा लॉस होगा तो टीसीपी उसको रिकवर कर लेगा। ये जो पैकेट्स होते हैं, अगर जब ये सोर्स कंप्यूटर्स के पास से जा रहे होते हैं तो बीच में ये पैकेट्स में रहते हैं। फिर जब ये ऐसे धीरे धीरे ट्रांसफ़र होते हैं तो डेस्टिनेशन कंप्यूटर के पास जाके फिर से कन्वर्ज होके सेम फॉर्म में असेंबल हो जाते हैं जैसे वो ओरिजिनली था। यहाँ पे डेस्टिनेशन कंप्यूटर होता है। इंटरनेट हमारी कम्युनिकेशन में हेल्प कर सकता है, चाहे आप ईमेल का यूज़ करके कम्युनिकेट कर रहे हों, चाहे आप चैटिंग कर रहे हों, या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हों। सर्च इन्फॉर्मेशन, आप इंटरनेट का यूज़ करके www पर कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं यूजिंग सम कीवर्ड और फ्रेजेस। सोशल नेटवर्किंग आप कर सकते हैं, जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन वगैरह पे आप लोगों से कनेक्ट करके उनसे बातें कर सकते हैं, उनसे सोशलाइज बेसिकली कर सकते हैं। कहीं भी दुनिया में कोई भी इंसान है उससे कनेक्ट कर सकते हैं। आपको मेरा लिंक्डइन भी मिल जाएगा मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में, आप लोग उसको भी आके मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। देन इज़ द ऑनलाइन गेम्स एंड एंटरटेनमेंट, जैसे कि जो मूवीज़, सीरीज़, गेम्स, म्यूज़िक, जो भी चीज़ें हैं वो इसका यूज़ करके आप देख सकते हैं। ई कॉमर्स का यूज़ करते हैं बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स में इंटरनेट का यूज़ करके। ये कुछ बेटर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देता है वेंडर्स को। एजुकेशन है तो ऑनलाइन क्लासेस का यूज़ कर सकते हैं। ऑनलाइन बैंकिंग में हेल्प ले सकते हैं, बैंकिंग एक्टिविटी, ट्रांजैक्शन वगैरह के लिए। अभी हमने पीछे पढ़ा ही था वो चीज़। और हेल्थ एंड मेडिसिन में, मेडिकल फील्ड में भी इंटरनेट का काफ़ी यूज़ हो रहा है। पेशेंट का रिकॉर्ड रखने के लिए, डायग्नोसिस के लिए, मेडिकल रिपोर्ट्स और सिमिलर मेडिकल केसेस के लिए, पेशेंट की लाइव मॉनिटरिंग के लिए। तो इंटरनेट के बहुत फ़ायदे हैं। इंटरनेट के 3 बेसिक कंपोनेंट्स हैं। एक और इसमें लिख लीजिए, जैसे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है उसको कहते हैं ISP। तो जो वेब क्लाइंट है, सर्वर है और ब्राउज़र है, इसका एक सिंपल रिलेशन मैं आपको बता दे रही हूँ। क्लाइंट मतलब ग्राहक, कस्टमर समझ लीजिए। सर्वर मतलब जो शॉपकीपर है, और ब्राउज़र मतलब जो स्टोर है, जो जगह है, लोकेशन। अब आप इसको समझिए एक एग्जांपल से। मान लीजिए एक शॉप है, ठीक है, शॉप, और ये है आइसक्रीम शॉप। यहाँ पर एक आदमी है जो गया है, यहाँ पर काउंटर पर एक इंसान बैठा है और उसके पास तरह तरह की आइसक्रीम्स रखी हुई हैं। तो ये जब अंदर जाएगा उस टाइम पर ये जो इंसान है ये एक क्लाइंट होगा, ये एक सर्वर है, और ये जो शॉप है ये एक ब्राउज़र है। अब मैं आपको इसको समझाती हूँ। जैसे क्लाइंट गया, उसने मांगा मुझे आइसक्रीम दो, सर्वर ने आइसक्रीम शेल्फ में से निकाली और उसको दे दिया क्लाइंट को, और फिर क्लाइंट उसको लेके चला गया, उसने आइसक्रीम खा ली। तो बेसिकली हुआ ये कि जो वेब क्लाइंट है वो हम हैं, यानी कि यूज़र्स जो गूगल पे कोई सर्च कर रहे हैं। मान लीजिए हमने गूगल पे सर्च किया है, मान लीजिए हमने इंटरनेट पे सर्च किया है कि ICT स्किल्स के क्वेश्चन आंसर्स, मान लीजिए। तो हम कस्टमर हैं, हमने ICT स्किल के क्वेश्चन आंसर्स मांगे हैं। सर्वर जो है वो हमारा दूर USA में बैठा है, ये USA में है। क्यों? सर्वर एक बहुत बड़ी जगह होती है, इसको कहते हैं सर्वर फार्म। यहाँ पे सुपर कंप्यूटर्स होते हैं, लाइन से लगे रहते हैं फ्रिज की तरह। तो इसमें जो है ना सारा डेटा है, बहुत सारा डेटा, और ये हर समय 24 आवर काम करता है। तो ये डेटा जो है इसको कहते हैं सर्वर। यहाँ से ब्राउज़र जो है, ब्राउज़र को जब पता चलता है कि क्लाइंट मेरे पास आया है, तो ब्राउज़र कहता है कि सर्वर मुझको इन्फॉर्मेशन दो, मुझे क्लाइंट को देना है। ब्राउज़र गया सर्वर के पास, उसने कहा मुझे इन्फॉर्मेशन दो, यहाँ से सर्वर की इन्फॉर्मेशन ली और वो लेके चला गया क्लाइंट के पास। अब आपको ICT स्किल के क्वेश्चन आंसर मिल गए।
आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। ISP की अगर हम लोग बात करें तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। ये एक कंपनी है जो इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करती है लोगों को, ऑर्गेनाइजेशन को, और इंटरनेट और यूज़र के बीच में मीडिएटर का काम करती है। तो वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट एज एक वेब ब्राउज़र है जो यहाँ मतलब इंफॉर्मेशन लेता है और सर्वर से और क्लाइंट को पास ऑन करता है। माइक्रोसॉफ्ट एज, वैसे ही गूगल क्रोम भी होता है। इस चैप्टर में माइक्रोसॉफ्ट एज के बारे में बताया गया है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आपको पता होना चाहिए माइक्रोसॉफ्ट। एक जनरल आइडिया देती हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट एज माइक्रोसॉफ्ट ने डिज़ाइन किया है और इससे इंटरनेट पे नेविगेशन ईजी हो जाती है। इसके कुछ बेसिक ऑप्शंस दिए गए हैं जैसे कि टाइटल बार, कंट्रोल बटन, एड्रेस बार, सर्च बार और नेविगेशन बार। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो है उसे कहते हैं ईमेल। ईमेल मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल। इसका एक सिंपल डेफिनेशन है, इलेक्ट्रॉनिक मेल एक कन्वीनियंट वे है मैसेजेस को सेंड करने के लिए एंड रिसीव करने के लिए एट द सेम टाइम यूजिंग इंटरनेट। इसको भी हम लोग कीवर्ड में ब्रेक करके बना सकते हैं डेफिनेशन। एक और चीज़ ध्यान रखना है, इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल की बहुत सी एडवांटेजेस होती हैं जैसे कि एक फ़ास्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन है। ये वर्किंग डेज या वर्किंग आवर्स पे डिपेंड नहीं करता, मतलब सेंड एनी टाइम, कभी भी आप इसको सेंड कर सकते हैं। ये किसी को भी सेंड कर सकते हैं, मल्टीपल लोगों को साथ में सेंड कर सकते हैं। लोकेशन यहाँ पे कोई पैरामीटर नहीं है, लोकेशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे कोई इंसान कितना दूर हो आपको उसको सेंड कर सकते हैं आप। रेसिपिएंट वो इंसान होता है जिसको वो मैसेज मिलता है, और ये एक इनएक्सपेंसिव वे है मैसेज सेंड करने का। बस इसमें एक चीज़ है कि आपको इंटरनेट की ज़रूरत है, बाकी सब आपका ईमेल मैनेज कर लेगा। ईमेल के बारे में दो चीज़ें हैं, कंपोनेंट्स एंड स्ट्रक्चर। एक ईमेल का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो ईमेल के स्ट्रक्चर में आपके पास हेडर रहता है, फिर एक बॉडी होती है, फिर अटैचमेंट्स होते हैं और फिर डेट होती है। कंपोनेंट्स में आपके पास यूज़र नेम होता है, @ का साइन होता है और डोमेन नेम होता है। ये किसकी बात हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है ईमेल एड्रेस की। कंपोनेंट्स तो यही है, यूज़र नेम अगर हम डाल दें ABC, @ का साइन होता है, डोमेन नेम जैसे gmail.com। बस ये एक सिंपल है चीज़। स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें तो एक ईमेल का स्ट्रक्चर होता है जिसमें हेडर होता है। हेडर में भी आपको 4 चीज़ें मिलती हैं जैसे फ्रॉम, टू, CC, BCC और सब्जेक्ट। CC BCC कार्बन कॉपी और ब्लाइंड कार्बन कॉपी होती है। इससे क्या करते हैं कि कार्बन कॉपी मतलब आप एक ही मैसेज को बहुत सारे लोगों को एट द सेम टाइम सेंड कर रहे हैं और उन सभी लोगों को दिख रहा है कि आपने किस किस को सेंड किया है। और BCC होता है जब आप वही सेम मैसेज बहुत सारे लोगों को भेज रहे हैं लेकिन आपने हाइड कर दिया है रेसिपिएंट्स के नाम कि वो मैसेज किसी और को भी सेंड हुआ है। देन होता है बॉडी जहाँ पे आप अपने मेल का कंटेंट लिखते हैं। अटैचमेंट जैसे कोई PDF फाइल या प्रेजेंटेशन या ऑडियो वीडियो अगर आपको लगाना हो तो वो अटैचमेंट में लगा सकते हैं। और एंड में डेट दिखती है कि आपने मैसेज को कब सेंड किया। क्रिएटिंग एन ईमेल अकाउंट तो एक प्रैक्टिकल चीज़ है, वो उतना एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है। फिर आता है ईमेल को कंपोज करना। कैसे ईमेल को आप कंपोज कर सकते हैं, बस आप जाइए तो वहाँ पे जीमेल जब आप खोलेंगे अपना लॉगिन करके तो वहाँ पे दिखेगा कंपोज बटन। आपको पहले कंपोज बटन पे क्लिक करना है, अपना मैसेज लिखना है एंड देन आपको सेंड बटन पे क्लिक कर देना है। किसी ईमेल का रिप्लाई करने के लिए आपको मतलब किसी भी ईमेल को रिप्लाई अगर आपको करना है तो उसके लिए आपको Shift+R बटन को दबाना है। और रिसीविंग एंड रीडिंग द मेल्स वो इनबॉक्स में आप कर सकते हैं, इट्स वेरी इजी। अगर आप किसी को फॉरवर्ड करना चाहते हैं कोई ईमेल जो आपके पास है तो उसके लिए आप Shift+F दबा सकते हैं। जो मेल बॉक्स रहता है हमारा जीमेल का, उसमें कुछ कॉमन फोल्डर्स ऑलरेडी बने रहते हैं डिफ़ॉल्ट। इनबॉक्स में वो मैसेजेस आते हैं, मतलब इनबॉक्स वो जगह है जहाँ पर आपके जितने भी मेल्स हैं
वो आपको जो रिसीव्ड मेल्स वो सारे दिखेंगे जो आपके पास दूसरे के एंड से आए हैं। सेंट में वो दिखते हैं मेल्स जो आपने किसी और को भेजे हों। ड्राफ्ट में वो मेल्स दिखते हैं जो आपने कंपोज किए हों बट आपने सेंड नहीं किए। स्पैम में वो मेल्स दिखते हैं जो जंक होते हैं, मतलब कि काम के नहीं होते हैं, अनवांटेड होते हैं, किसी कंपनी के मेल्स आ गया कुछ एडवर्टीज़मेंट वाले जो नहीं, नॉन कमर्शियल या कमर्शियल वाले प्रोडक्ट्स का जो आता है मेल, उसके लिए ये एक मार्केटिंग का तरीका होता है। बहुत सारे लोगों को सेम मेल मिलता है इस तरीके से। जो ट्रैश होता है उसमें आपके डिलीटेड मेल्स होते हैं, जो आपने मेल्स को डिलीट किया है वो एक रिसाइकल बिन टाइप की जगह पे पहुंचते हैं जिसको हम ट्रैश कहते हैं। यहाँ से डिलीट करने पर वो मेल हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं इंट्रोडक्शन टू सोशल मीडिया। ये सेकंड लास्ट टॉपिक है। इसमें हम लोग बात करते हैं सोशल मीडिया की। सोशल मीडिया क्या है? एक तरीका है अपनी आइडियाज़, अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करने का, एक कम्युनिटी को इंटरनेट का यूज़ करके, वो भी किसी प्लेटफॉर्म पर। और उन प्लेटफॉर्म्स की बात मैंने यहाँ की है। तो ये होता है सोशल मीडिया। एक होता है सोशल नेटवर्किंग। सोशल नेटवर्किंग है एक प्रोसेस जहाँ पर आप लोगों से कनेक्ट करते हैं, एक वर्चुअल कम्युनिटी बनाते हैं जिसमें लाइक माइंडेड लोग होते हैं। लाइक माइंडेड लोगों के साथ आप कम्युनिटी बनाते हैं जो आपकी तरह सोचते हैं। इससे आप अपनी फैमिली से, फ्रेंड से, क्लाइंट, कस्टमर, फॉलोअर्स से कनेक्ट हो सकते हैं। आप लोग मेरे फॉलोअर्स हैं, आप लोग मेरे फ्रेंड्स हैं, तो आप लोग मुझसे यूट्यूब पे कनेक्टेड हैं। ये कुछ सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लॉग्स एक तरीका है जैसे ब्लॉगर और वर्डप्रेस होता है, उस जगह का यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं कि आर्टिकल्स लिख सकते हैं और लोगों को अपने आइडियाज़ रिटन फॉर्म में शेयर कर सकते हैं। ट्विटर एक अमेरिकन सोशल नेटवर्किंग सर्विस है, अमेरिकन कंपनी है ये। ट्विटर से आप क्या कर सकते हैं? ट्वीट कर सकते हैं। इसमें आप टेक्स्ट, वीडियो, एनिमेशन, ऑडियो, इमेज डाल सकते हैं। यहाँ पर लाइक माइंडेड स्ट्रेंजर्स किसी टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। यहाँ पर ज़्यादातर आप देखेंगे कि जो सेलेब्स होते हैं, एथलीट्स होते हैं और पॉलिटिशियंस होते हैं वो ट्विटर पे पोस्ट करते हैं। मीडिया में बोलने की बजाय वो ट्वीट करते हैं। फेसबुक जो होता है वो एक नेटवर्किंग वेबसाइट है। ये मार्क ज़करबर्ग ने 2004 में क्रिएट किया था जब वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एनरोल हुए थे। इसमें लोग अपने फ्रेंड्स और फैमिली से कनेक्ट हो सकते हैं। इसके बारे में मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको सब पता है। इससे यूज़र जो है अपने थॉट्स, लोकेशन, पिक्चर, म्यूज़िक, वीडियो शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। ब्रांड्स भी यहाँ पर आके अपना प्रमोशन कर सकते हैं। यूट्यूब भी एक सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है, एक सोशल मीडिया वेबसाइट है। यहाँ पर वीडियो शेयर होते हैं। मेरी वीडियो भी यूट्यूब पर ही शेयर्ड है। इससे यूज़र जो है लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, डाउनलोड, अपलोड वीडियोस को कर सकते हैं। इंटरनेट का यूज़ करके वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। आजकल वीडियो यूट्यूब पर बनाना और अपलोड करना एक नया ही ट्रेंड है और मैं भी उस ट्रेंड का एक हिस्सा हूँ। तो आप लोग भी मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए, जो कि आप करते हैं। आई नो दैट यूट्यूब एक बहुत पावरफुल टूल है और आप ऑनलाइन वीडियोस को इसमें स्टोर कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेंजर मतलब व्हाट्सएप का रियल नाम अगर आप प्ले स्टोर पर जाके देखें ना तो वो व्हाट्सएप मैसेंजर ही है। इसको फेसबुक ओन करता है। इससे यूज़र अपने मैसेजेस सेंड कर सकते हैं, मतलब चैटिंग कर सकते हैं। यू नो दैट इमेजेस, वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट, म्यूज़िक कुछ भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी शेयर कर सकते हैं। जस्ट नीड द फ़ोन नंबर। लिंक्डइन मैंने अपने एंड से ऐड कर दिया। यहाँ पे लोग अपनी जॉब्स फाइंड करते हैं, अपना एडवर्टीज़मेंट करते हैं और एक बड़े लाइक माइंडेड कम्युनिटी में ज्वाइन हो सकते हैं। अब हम लोग लास्ट पॉइंट पे आते हैं। इसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा फाइनली। डिजिटल इंडिया क्या है? डिजिटल इंडिया गवर्नमेंट प्रोग्राम है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कैंपेन लॉन्च किया था। दिस इज़ अ कैंपेन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसको लॉन्च किया था 1 जुलाई 2015 को। इस स्कीम में क्या होता है कि जितनी भी गवर्नमेंट की सर्विसेज है
उसको डिजिटल बना दिया गया ताकि बेटर और फास्ट एग्जीक्यूशन हो सके सर्विसेज का इंडियन सिटीज़न को। इसमें ऑब्जेक्टिव क्या है कि नेटवर्क की स्पीड ज़्यादा हो रूरल एरियाज़ में, गवर्नमेंट और सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड हो जाएं, हर सिटीज़न का डिजिटल एम्पावरमेंट हो जाए और बहुत सारी जो स्कीम्स रहती हैं उनको डिजिटलाइज कर दिया जाए। बस यही है। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। ये इस पूरी वीडियो की एक स्लाइड है जिसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं एज अ पार्ट ऑफ नोट्स में जल्दी अपने कोर्सेज में लॉन्च कर दूँगी। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आगे वाला था। थैंक यू फ्रेंड्स।